तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो इस एक्ट की हम पृष्ठभूमि को आपके समझें कि आपके किन सिचुएशंस में ये एक्ट आया था। तो अब इस एक्ट में आप समझना, हम देखते क्या है, 1909 में आपके अधिनियम आया, राइट। 1909 के आते आते तक ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे वर्क करना शुरू कर चुकी थी, ठीक है। अब यहां आपने देखा क्या कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे आपके वर्क करते हुए 1906 में आपके इन्होंने किया किसका गठन, मुस्लिम लीग, ठीक है। यानी कि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और कुछ आपके भारतीयों के आंतरिक टकराव ऐसे चले कि यहां से क्या हुआ कि जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन था वो आपके डेविएट होना क्या हुआ, शुरू हुआ। मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ तो कांग्रेस के मुसलमान भी बाहर चले गए, ठीक। तो कांग्रेस में आपके लोगों की संख्या कम होगी, यही हुआ। सिर्फ यहीं तक नहीं हुआ, 1907 में कांग्रेस का आपके सूरत सेशन हुआ था। कौन सा विभाजन, सूरत। क्या हुआ था इस विभाजन में, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो कांग्रेस नरमपंथ और गरमपंथ दो पार्ट में आपके क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, ठीक। यानी कि कांग्रेस खुद ही टूट गई। अब जब कांग्रेस ही टूट गई तो आंदोलन चलेगा किससे, किसी से नहीं, ठीक है। अब ये प्रक्रिया आपके आगे बढ़ती रही। 1909 का आपके एक्ट आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम्स भी मिल गया मुस्लिम्स को। अब आगे देखना, आपके सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम्स मिला, अब इसके बाद भी क्या हुआ, इसके बाद भी आपके ये हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में आपके क्या व्यवस्था की गई थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जब भी इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो आपके कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और वोटर भी मुस्लिम होंगे, ये बात आपके की गई थी, ठीक। अब भारत के अंदर अगर हम देखें तो टोटल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे कितने, 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% से भी कम, ठीक है। अब आप ये देखो कि मान लिया ये है आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो इसमें आपके 100 सीटें हैं, ठीक है। तो अब यहां अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मुस्लिमों के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, 20, ठीक। यानी कि इन 100 सीटों में से आपके हिंदुओं के पास चली गई कितनी सीट, 80 कांग्रेस के पास, और मुस्लिम्स के पास चली गई आपके कितनी सीट, 20 सीट, ठीक है। चुनाव हुए, मुस्लिम आ भी गए विधायिका में। अब ये अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में आ भी गए तो ये कर क्या लेंगे यहां, ये तो यहां भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून यहां किससे बनेगा, मेजोरिटी से, और मेजोरिटी अभी भी किसके पास है, हिंदुओं के पास। तो अब इन मुस्लिमों को समझ में आया कि अंग्रेजों ने बेवजह का हमें हिंदुओं से लड़वा दिया, क्योंकि हम विधायक या एमपी बन के भी क्या करें, क्योंकि कानून तो आपके वही बनेगा जो मेजोरिटी चाहेगी, और मेजोरिटी में यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी हिंदू हैं, ठीक। तो आपके इनकी भी समझ में आ गया मुस्लिम्स की कि ब्रिटिश सरकार हमें हिंदुओं से लड़ाना चाहती है, ठीक है, और भारत में हिंदुओं से लड़के हमारे हित कभी पूरे नहीं हो सकते। यानी उस समय मुस्लिम से समझ गए, ठीक है। अब वो समझ गए तो अब आपकी जो मुस्लिम लीग होगी समय के साथ 1916 में आपके मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ करेगी आपके समझौता, किसमें, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ था, किस किस के बीच में, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ठीक है। और 1916 में ही आपके क्या होगा कि 1916 में जो आपके लखनऊ सेशन आपके कांग्रेस का हुआ था, लखनऊ सेशन, तो लखनऊ में आपके ये जो सेशन आपके हुआ था इसमें आपके मॉडरेटर प्लस एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेटर प्लस एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथ प्लस गरमपंथ, ये आपके मिल गए थे। तो अब आपने देखा क्या, जो कांग्रेस टूटी, कांग्रेस का वही फ्रेमवर्क द्वारा जुड़ गया, नरमपंथ और गरमपंथ जुड़ गए, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ सहयोग करने तैयार हो गई। तो एक बार भारत का आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन था एक बार फिर ये तेजी पकड़ना शुरू करेगा। इसी टाइम आपके होता क्या है, आपके जैसे ही ये संगठन आपके बना 1916 में तिलक एंड एनी बेसेंट ने भारत में आपके शुरू किया होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट, यानी कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए, ये किया इन्होंने शुरू। अब इन्होंने आपके ये शुरू किया तो इधर क्या था कि इधर ये आंदोलन तेजी से पूरे देश के अंदर फैला, क्योंकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो चुका था।
ठीक है, तेजी से ये देश के अंदर फैला और ये वो फेज था जब आपके ब्रिटिश सरकार फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझी हुई थी। इधर तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समस्या और इधर भारत में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक, यानी कि ब्रिटिश सरकार दो मोर्चे पे आपके घिर गई। ठीक, अब यहां आपके होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार आपके चाहती थी कि किसी तरीके से अभी ये होम रूल लीग मूवमेंट शांत हो जाए। तो उस समय आपके तत्कालीन आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव थे आपके कौन? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू 1917 में आपके ये कहते हैं कि अगर आप ये होम रूल लीग मूवमेंट वापस ले लो, इसे बंद कर दो, ठीक, तो हम सिस्टमैटिक रूप से भारतीयों का शासन भारतीयों को दे देंगे। ये बात आपके कह दी 1917 में किसने? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो 1917 में आपके होगी मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में आपके ये कहा गया कि हम सिस्टमैटिक रूप से आपके भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दे देंगे। अब लॉर्ड मॉन्टेग्यू तो सिर्फ भारत सचिव थे, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पर मोहर नहीं लगाएगी ये बात पक्की नहीं होगी। ठीक, तो मॉन्टेग्यू की आपकी यही डिक्लेरेशन 1919 में आपके पास होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट से और यह बन जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें यह प्रोविजन होगा कि सिस्टमैटिक तरीके से भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दे दिया जाए। ठीक, अब इसके लिए आपके इनका प्लान क्या होगा, कितना शासन भारतीयों को देना है और किस तरह से देना है। ठीक, अब इसके लिए एक पूरा पैटर्न बनाएंगे। ये कहेंगे आपके कि ये है आपके सेंटर गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंटर। और सेंटर के नीचे आपके ये है क्या? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट या प्रोविंस। तो ब्रिटिशर्स आपके ये कहेंगे कि पहले हम प्रोविंस का शासन भारतीयों को देंगे। ठीक है, और जब भारतीय प्रोविंस का शासन करना सीख जाएंगे तो सिस्टमैटिक तरीके से हम सेंटर का भी शासन उनको दे देंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने आपकी व्यवस्था क्या बनाई? यहां इन्होंने आपके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डेरेरिकी। कौन सा सिस्टम? डेरेरिकी सिस्टम। डेरेरिकी सिस्टम में इन्होंने किया ये कि प्रोविंस में शासन करने के जो विषय होते हैं, ठीक, शासन करने के विषय जैसे एग्रीकल्चर पे कानून बनाना, इरिगेशन पे बनाना, करेंसी पे बनाना, पुलिस पे बनाना, लोकल गवर्नमेंट पे, यही होते हैं शासन करने के विषय। तो इन्होंने प्रोविंस के शासन करने के विषय को आपके इन्होंने दो हिस्सों में बांटा। पहला रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित, ठीक, और दूसरा आपके बांटा किसमें? ट्रांसफर्ड यानी कि हस्तांतरित। ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। अब इन्होंने पैटर्न कैसे किया ट्रांसफर करने का? ब्रिटिश सरकार ने आपके कहा कि हम भारतीयों को पहले ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, और जब भारतीय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का काम अच्छे से करना सीख जाएंगे तब हम उनको देंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। और जिस दिन प्रोविंस में रिजर्व्ड सब्जेक्ट भी भारतीयों के पास आ जाएं, इसका मतलब प्रोविंस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना हो गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंस में शासन अब भारतीयों का होगा पूरी तरीके से। ठीक, तो यहां आपके क्या हुआ? यहां आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट का शासन इन्होंने भारतीयों को दिया और यहां कानून बनाने की शक्ति दी गई किसको? इंडियन मिनिस्टर्स, इन्हें दी गई। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट की शक्ति ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखी और यहां कानून बनाने की शक्ति दी गई किसको? गवर्नर। तो आपके ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि पहले भारतीय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे अच्छे से काम सीख जाए, फिर हम उनको दे देंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इस तरह से प्रोविंस का पूरा शासन किस पे चला जाएगा? भारतीयों पे। और जब भारतीय प्रोविंस का शासन अच्छी तरह से चलाना सीख जाएंगे तो फिर हम इसी व्यवस्था को लेके आएंगे कहां? सेंटर में। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, इस व्यवस्था को हम कहां लेके आएंगे? सेंटर में। फिर हम सेंटर में इन्हें देंगे आपके ट्रांसफर्ड का शासन और सेंटर में ट्रांसफर्ड का सीख जाएंगे तो इन्हें हम दे देंगे रिजर्व का शासन। ठीक, अब यहां 1919 का जो आपके एक्ट था उसमें आपके किया क्या गया कि 1919 के एक्ट में ये व्यवस्था ये ले आए। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम भारतीयों को पहले प्रोविंस का शासन देंगे सिस्टमैटिक रूप से और प्रोविंस में भी आपके कौन सा शासन? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय।
ठीक है। और जब हस्तांतरित विषयों पर भारतीय शासन करना सीख जाएंगे तब हम उनको कौन से विषय दे देंगे, रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि आरक्षित विषय। ठीक, इन्होंने दिया तो शासन, लेकिन व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनाई कि हर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं रिजर्व सब्जेक्ट पे थी। कैसे, जैसे कि इन्होंने आपके रिजर्व सब्जेक्ट बना लिया कौन सा, एरिगेशन, सिंचाई, और ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया इन्होंने आपके लाइक एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पे पॉलिसी बनाएगा इंडियन मिनिस्टर और सिंचाई पे पॉलिसी बनाएगा ब्रिटिश गवर्नर। तो ये कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना ले एग्रीकल्चर पे, जब तक सिंचाई नहीं होगी एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। और एग्रीकल्चर नहीं होगी तो ये क्या कहेंगे, आप अभी शासन करना सीखे नहीं हो, आपको एग्रीकल्चर दिया वो भी हो नहीं रहा, पे आप कह रहे स्वतंत्रता दे दें। हम कैसे दे दें स्वतंत्रता? ठीक, यानी कि इस डिरेरिकी सिस्टम के द्वारा इन्होंने भारतीयों का शासन हाथ में दिया भी और नहीं भी दिया, दोनों ही बातें कर दी। ये था आपके डिरेरिकी सिस्टम। तो 1919 में आपके ये डिरेरिकी कहां आई, स्टेट के अंदर। 1935 में आपके क्या किया गया, रिजर्व भी शासन भारतीयों को दे दिया गया। तो 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई और 1935 में आपके ये डायरेक्टरी को आपके कहां उठा के ले गए, सेंटर में। सेंटर के विषय रिजर्व और ट्रांसफर्ड में इन्होंने डिवाइड कर दिए। यानी सिस्टमैटिक इन्होंने भारतीयों को दिया शासन, लेकिन उस शासन को देने में भी इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। यानी व्यवस्था ऐसी बनाई कि हम जानबूझ के गलत उनके सामने साबित हो रहे थे। ठीक, तो ये था आपके 1919 का एक्चुअल एक्ट। ठीक है, तो अब इस एक्ट को लिखा तो हमने आपको कल ही दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपके इसे कहते क्यों है, क्योंकि इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आपके लॉर्ड मॉन्टेग्यू और आपके चेम्सफोर्ड थे कौन, वाइसराय। ठीक है, इसमें व्यवस्था क्या की गई, प्रोविंस में डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस। डायरेक्टरी सिस्टम में प्रोविंस के सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट का शासन गवर्नर को दिया गया जो ब्रिटिश होता था, और ट्रांसफर्ड का शासन इंडियन मिनिस्टर को दिया गया। ठीक है, एक तरफ से तो इन्होंने कहा कि हम भारतीयों को आपके सीमित शासन दे रहे हैं, लेकिन ये शासन देना न देना बराबर था, क्योंकि हर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी किसी ना किसी रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर थी। ठीक, इसके बाद आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दूसरी व्यवस्था क्या की गई, सेंटर में बाई कैमरल सिस्टम की शुरुआत। यानी कि सेंटर में आपके लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो हाउस नहीं होते थे, दो हाउस आते हैं इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी चली थी। पहले भारत में इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को बांटा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के द्वारा। इसमें आपके सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस, इन तीनों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की आपके क्या की है, व्यवस्था की। ठीक, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की आपके व्यवस्था की गई, किसके लिए, सिखों के लिए, ईसाई के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए। यानी कि सिख बाहुल्य क्षेत्र में आपके कैंडिडेट भी सिख होंगे और वोटर भी सिख होंगे। ईसाई बाहुल्य क्षेत्र में कैंडिडेट भी आपके ईसाई होंगे और वोटर भी ईसाई होंगे। और एंग्लो इंडियन बाहुल्य क्षेत्र में आपके एंग्लो इंडियन ही कैंडिडेट होंगे और एंग्लो इंडियन ही वोटर होंगे। ठीक, एंग्लो इंडियन का मतलब जिनके माता पिता में से कोई एक ब्रिटिशर्स हो। ठीक, क्योंकि 300 साल अंग्रेजों ने यहां भारत पर राज किया, तो आपके मैरिज रिलेशन भी बने होंगे भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो उनकी जो संतान है उन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो ये इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। अब इसी एक्ट का आपके जो अगला प्रोविजन था, इस एक्ट में आपके व्यवस्था की गई कि भारत में आपके एक पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय तक आपके जो आईसीएस का एग्जाम होता था वो होता था लंदन में, और लंदन में हर कोई व्यक्ति एग्जाम देने जा नहीं सकता था। तो इस वजह से आपके आईसीएस में सिर्फ एलीट क्लास की एंट्री होती थी। ठीक, क्यों, क्योंकि अब लंदन जाना आना खर्ची बहुत होता है, एग्जाम देना तो दूर की बात है। ठीक है, तो अब यहां आपके किया यह गया कि अब भारतीयों ने डिमांड उठाई कि आईसीएस के एग्जाम को इंडिया में कराया जाए, क्योंकि जब तक ये इंडिया में नहीं होगा तब तक हर भारतीय इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपके इस एक्ट में प्रोविजन बनाया गया कि भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना आपके की जाएगी। हालांकि फिर 1923 में एक ली कमीशन का गठन होता है, और ये ली कमीशन सिफारिश करता है कि अगर सभी भारतीयों को आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हमें वरीयता देनी है तो आईसीएस का एग्जाम इंडिया में कराना होगा, और इसके लिए हमें इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करनी होगी। तब 1926 में भारत में आपके पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। ठीक, इसके अलावा आपके एक और प्रोविजन आपको बताया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके कितने मेंबर्स, 3 इंडियन मेंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं
19 में। इसको भी नोट कर लो। एक ये पॉइंट भी समझ लेना, ब्रिटेन में हाई कमिश्नर, ये हाई कमिश्नर था कौन? भारत का शासन कौन देखता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, हाई कमिश्नर की पोस्ट लाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वर्कलोड को कम करने के लिए। जैसे एक होता है कलेक्टर, एक होता है एडिशनल कलेक्टर। तो कलेक्टर को वर्कलोड कम करना हो तो एडिशनल कलेक्टर को वो प्रभार दे दिया जाता है। तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट आपके लाई गई थी 1919 के एक्ट में, और इसका आपके काम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वर्कलोड को कम करना। ठीक है, कर लिया नोट? अब नेक्स्ट, इसके बाद आपके अगला एक्ट कौन सा आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अब हम आपकी शुरुआत देखें, इसकी कहां से होती है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो आपके बैकग्राउंड है वो तैयार करके गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपके प्रावधान ये किया गया था, एक जो अंतिम प्रावधान था, आज से 10 साल बाद 1919 में आया था ये प्रावधान, ब्रिटिश सरकार इस 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन करेगी, और वो कमीशन ये देखेगा कि भारत में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए जो ये एक्ट लाया गया है 1919 का, ये किस हद तक सफल हुआ है, और इस एक्ट में या इसके प्रोविजंस में किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है। ठीक, तो प्रोविजन क्या था 1919 के अधिनियम में? आज से 10 साल बाद ब्रिटिश सरकार इस एक्ट की समीक्षा के लिए एक आयोग लाएगी, और ये आयोग ये देखेगा कि 1919 का आपके जो एक्ट है वो किस स्थिति तक सफल है और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कमीशन कब गठित होना था? 1929, 10 साल 1929 में पूरे होंगे। लेकिन होता क्या है कि 1929 में आपके ब्रिटेन के अंदर थे इलेक्शन। ठीक है,
उस समय की सिचुएशन आपके क्या थी कि भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके ब्रिटेन में रहने लगा था, जो तो उच्च भारतीय थे, और ये जो भारतीय ब्रिटेन में आपके रह रहे थे, ठीक, ये आपके रोज ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे थे कि आप भारत को आजाद करो, ठीक, यानी भारत के स्वराज के लिए ब्रिटेन तक में आंदोलन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि आपके ये आंदोलन जब भारतीयों ने शुरू किया तो इसमें ब्रिटिशर्स भी खड़े हो गए भारतीयों के साथ, ठीक, जैसे आप देखते हो ना तिब्बत के लोग जंतर मंतर पे करते हैं चाइना के प्रति आंदोलन, तो हम भी उनका सपोर्ट दे देते हैं, ठीक, तो इससे बनता है दबाव किसी देश के ऊपर। तो आपके इंडियंस के साथ ब्रिटिशर्स भी खड़े हो गए। तो उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके, उसे यह लगा कि कहीं आपके इस भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पे हमारी कुर्सी ना चली जाए। सरकार सबसे पहले कुर्सी बचाती है, बाकी सब बात की बात है, ठीक। तो वहां जो तात्कालीन सरकार थी उसने आपके किया क्या, जो आयोग 2 साल बाद आना था, यानी कि जो आयोग 1929 में आना था, लेकिन 1929 में इलेक्शन थे और इलेक्शन में अपनी कुर्सी गंवाना तात्कालीन सरकार नहीं चाहती थी, उन्होंने वो आयोग 1927 में ही गठन कर दिया, ठीक। लाना था 1929 में, लेकिन ले आए 1927 में, जिससे कि हम ये प्रूव कर दें भारतीयों के सामने कि हम प्रयास कर रहे हैं भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में देने की। 1927 में आपके आयोग का गठन किया ब्रिटिश सरकार ने, जिसका उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, ठीक है, क्योंकि 1919 का अधिनियम आपके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए ही बना था, ठीक है। अब आपके इस आयोग के चेयरमैन का आपके नाम था सर साइमन, और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा साइमन कमीशन 1927। अब साइमन कमीशन 8 मेंबर कमीशन था, एक 8 सदस्यीय आयोग, ठीक है। अब यहां हुआ क्या कि सर जॉन साइमन को आपके भारत भेजा गया 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। उनके साथ 8 सदस्य आपके और आए, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में उतरे सारे लोग, ठीक। भारतीयों ने इनका कर दिया विरोध। विरोध इसलिए कर दिया कि 8 लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं, ये भारत के एक्ट की समीक्षा करेंगे, जो भारत की एबीसीडी नहीं जानते वो भारत के लिए क्या एक्ट बनाएंगे। अगर ऐसी कोई आयोग बनाना ही था तो इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय सदस्य ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक्चुअल भारत की सिचुएशन क्या है, एक्चुअल भारत की डिमांड क्या है, ठीक। तो 1927 में आपके, ठीक, 1927 में जब आपके साइमन कमीशन आपके इंडिया आता है, तो साइमन कमीशन का आपके क्या किया जाता है, सभी भारतीय दलों के द्वारा कर दिया जाता है आपके अपोज। साइमन कमीशन को काले झंडे आपके दिखाए जाते हैं, ठीक, और इसे गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं। तो अब 1927 में आपके साइमन कमीशन इंडिया आया। अब साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो इसे समझ में आपके आ गया, ठीक, कि यहां इसका अपोज हो रहा है, ठीक है। साइमन कमीशन ने आपके लगाया भारत सचिव को फोन कि यहां सिचुएशन ऐसी है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अपोज कर रहे हैं। तो उस समय तात्कालीन भारत सचिव हुआ करते थे लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है। तो लॉर्ड बर्केनहेड के पास जब ये न्यूज पहुंची कि साइमन कमीशन का पूरे भारत की पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो लॉर्ड बर्केनहेड आपके न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल छपवाते हैं, ठीक, और ये कहते हैं आपके कि अगर भारतीय दल साइमन कमीशन से संतुष्ट नहीं है तो सभी भारतीय दल एक आपके मीटिंग कर ले और उस मीटिंग में हमें लिखित रूप से ये दे दें कि आप लोग क्या चाहते हो, हम उसी के अनुसार भारत के आगे के नियमों का निर्धारण कर देंगे, या उसी के अनुसार हम भारत के रूल्स के लिए आपके भारत के संविधान का निर्माण कर देंगे। तो अब आपके जैसे ही साइमन बर्केनहेड ने आपके ये चैलेंज दिया भारतीय दलों को कि सभी भारतीय दल आपके आपस में मिले, मीटिंग करें और एक निश्चित डिसीजन पे पहुंचे, जो डिसीजन ये लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम भारत के भविष्य का निर्धारण कर देंगे, ठीक है। तो सारे भारतीय दलों ने आपके लॉर्ड बर्केनहेड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब लॉर्ड बर्केनहेड के इस चैलेंज को आपके एक्सेप्ट करके 1928 में होती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सर्वदलीय सम्मेलन का लखनऊ, ठीक है। और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के आपके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भारत के बड़े दलों ने आपके भाग लिया, ठीक है, और बड़े दलों ने आपके जब भाग लिया, ठीक, इन्होंने कुछ कॉमन पॉइंट्स बनाए, कुछ कॉमन पॉइंट्स पे इनकी आपके सहमति बनी, और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिन कॉमन पॉइंट्स पे सहमति बनी उन कॉमन पॉइंट को एक पेज पे लिख लिया गया और इस पेज का टाइटल दिया गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों दिया गया, क्योंकि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो हम कहते हैं आपके जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास था, क्योंकि इसमें भारतीयों ने पहली बार आपके कुछ प्रोविजंस लिख के दिए थे कि भारत में हमें ये चीजें चाहिए, भारत का शासन इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है आपके कि ये नेहरू रिपोर्ट आपके तैयार हुई,
ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आपके तैयार हुई तो उस टाइम आपके कांग्रेस के अंदर आपके जो युवा नेतृत्व था, युवा नेतृत्व लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, इस युवा नेतृत्व ने वहां पार्टिसिपेट तो नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने किया। तो इस युवा नेतृत्व ने आपके इनसे नेहरू रिपोर्ट की मांग की कि आप किस चीज पर साइन करके आए हो, जरा दिखाओ तो हमें। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू आपके उस नेहरू रिपोर्ट को देते हैं क्या, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब इस नेहरू रिपोर्ट का जो पहला ही पॉइंट था आपके, ठीक, ये पहला पॉइंट था, इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए डोमिनियन स्टेटस, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। अब इस डोमिनियन स्टेटस का अर्थ क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लें। अब नेक्स्ट, अब आगे समझना। तो डोमिनियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें कहानी आपकी ये थी कि डोमिनियन स्टेटस अगर किसी देश को दे दिया गया तो वो देश अपने इंटरनल मैटर में तो आपके क्या होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी आंतरिक शासन में तो वो स्वतंत्र होगा, लेकिन आपके उसके बाहरी मामले लाइक फॉरेन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, इनका निर्धारण कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये व्यवस्था ठीक उसी तरीके से हो गई जैसे प्रिंसली स्टेट्स के साथ थी। तो फिर हमें पूरी आजादी कहां मिली। तो उस समय का जो आपके युवा नेतृत्व था तो वो आपके इस नेहरू रिपोर्ट को देख के कहता है ये तो आधी अधूरी आजादी है, इसमें पूरी आजादी कहां है। और यहां युवा नेतृत्व अब आपके बात करता है एब्सोल्यूट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, इससे कम अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, तो पूर्ण स्वराज की आपके घोषणा की गई 1929 में। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित कर देती है क्या, एब्सोल्यूट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो अब यहां जो नेहरू रिपोर्ट बनी वो आपके डिस्प्यूटेड हो गई। कांग्रेस का एक वर्ग उसे मान रहा था और एक वर्ग ने उसको डिनाई कर दिया। अब इसी टाइम अब आपके होता क्या है आगे कि यहां आपके जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक, नेहरू रिपोर्ट तो हो गई डिस्प्यूटेड, लेकिन साइमन कमीशन आपके तब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था भारत सचिव को, और भारत सचिव ने उस रिपोर्ट को दे दिया किसको, ब्रिटिश पीएम आपके रैमजे मैकडोनाल्ड, इनको आपके प्रोवाइड कर दिया। अब होता यह है कि उस समय के आपके तात्कालीन जो आपके ब्रिटिश पीएम होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके साइमन कमीशन का इंडिया में क्या हुआ था, अपोज हुआ था। ठीक है, और अगर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई भी एक्ट बनाया गया तो भारत में उसका विरोध होना तय है। तो अब रैमजे मैकडोनाल्ड इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड आपके सभी भारतीय दलों और सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को इनवाइट करते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में आयोजन करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ठीक, 1931 और 32 को मिला के आपके 3 राउंड टेबल आपके कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जिसमें से सेकंड में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, बाकी की 2 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके वहां हुई, और इन तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके जिन मुद्दों पे ज्यादातर लोग सहमत थे उसी के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके निर्माण करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए बनी थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए। और साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था, 1919 के एक्ट की अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। ठीक, तो 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आपके जो इनका रिजल्ट था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वही रिजल्ट बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो अब देख लो भारत शासन अधिनियम 1935।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो सबसे पहला प्रोविजन इस एक्ट का आपके क्या था? प्रोविजन 4, एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान। यानी कि इसमें प्रोविजन बनाया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाए पूरे इंडिया को मिला के, जिसमें आपके 60% क्षेत्र ब्रिटिश प्रोविंस का शामिल होगा और 40% क्षेत्र प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स ने इस फेडरेशन में शामिल होने से मना कर दिया, तो ये फेडरेशन कभी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक, इसके बाद
कर लिया नोट। तो नेक्स्ट याद रखना अगला प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, अब चूंकि आपके इसमें फेडरल सिस्टम की बात की गई थी, ठीक, भले ही बना नहीं लेकिन बात तो की गई थी। तो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता हो, तो ये प्रोविजन भी इस एक्ट में था, सेंटर और प्रोविंस के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए इसी एक्ट में 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट जिसपे आपके सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिस या प्रोविंशियल लिस्ट जिसपे आपके प्रोविंस कानून बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलके कानून बनाएंगे। और इस एक्ट के द्वारा आपके 59 सब्जेक्ट रखे गए फेडरल लिस्ट में, 54 रखे गए प्रोविंशियल लिस्ट में और 36 रखे गए कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद में आपके अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट बच जाता है या कोई नया सब्जेक्ट इमर्ज होता है तो उस पर कानून बनाएगा कौन? गवर्नर जनरल। तो रेसिडुअल पावर यानी जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, अगर ऐसी कोई आपकी शक्ति आती है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है, तो उस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट में व्यवस्था की गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। इसका मतलब प्रोविंस में ट्रांसफर्ड और रिजर्व दोनों सब्जेक्ट किसको दे दिए गए? इंडियन मिनिस्टर को। और प्रोविंस का जो गवर्नर था वो बन गया डी जूरे हेड, नाम मात्र का प्रधान। जो वर्तमान व्यवस्था है ना, शासन कौन देखता है? चुने हुए मिनिस्टर, और गवर्नर क्या है? डी जूरे हेड। ठीक, तो जो आपके प्रोविंस में आपके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए किया क्या गया? प्रोविंस के अंदर डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया गया, डी फैक्टो हेड बना दिया गया इंडियन मिनिस्टर को, डी जूरे हेड हो गया ब्रिटिश गवर्नर। अब ब्रिटिश गवर्नर इंडियन मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा जैसा वर्तमान में करता है। ठीक है, ये जो आपकी डायरेक्टरी था इसे कहां ले गए? केंद्र में, यानी धीरे धीरे स्वतंत्रता बढ़ रही है ऊपर की तरफ। ठीक, इसको केंद्र में ले गए। अब यहां प्रोविंस में बाइकैमरल सिस्टम की शुरुआत हुई। 1919 में सेंटर में बाइकैमरल सिस्टम आया, लोकसभा राज्यसभा, और 1935 में प्रांतों में आ गया विधान परिषद और विधान सभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी एक्ट के द्वारा आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका नाम बदल के बाद में यूपीएससी हो गया, ठीक, फेडरल कोर्ट, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो गया, और आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया। और 1935 में आपके ब्रिटिश इंडिया से आपके बर्मा को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये प्रोविजन थे आपके किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके जो अगला एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो अब इस एक्ट की अगर हम आपके सिस्टम को देखें तो 1935 में आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, यानी प्रांतों का शासन भारतीयों को दे दिया गया। तो इसका मतलब अब इलेक्शन कराने होंगे प्रोविंस में। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में भारत में कराए गए प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव। ठीक, भारत में आपके या ब्रिटिश इंडिया में उस समय 11 प्रोविंस हुआ करते थे, और इन प्रोविंशियल इलेक्शन में आपके 8 प्रोविंस में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 3 प्रोविंस में अदर पार्टीज ने। ठीक है, कब? 1937। अब इधर क्या होता है कि 1939 में हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इंडियन आर्मी को उतार देती है। ठीक है, अब इंडियन आर्मी को जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में आपके उतारा जाता है, ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध में उतारा जाता है तो कांग्रेस इस बात से हो जाती है नाराज। क्यों नाराज हो जाती है? कि इस युद्ध से हमारा क्या लेना देना, हमारी आर्मी क्यों भेज दी आपने वहां। ठीक, इस बात से कांग्रेस हो जाती है नाराज, और कांग्रेस के जो 8 प्रोविंस थे आपके, उन 8 प्रोविंस से कांग्रेस गवर्नमेंट दे देती है रिजाइन। तो फिर ब्रिटिश सरकार फंस गई, बाहर युद्ध चल रहा है और अंदर कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया। ठीक, और प्रांतों में सरकार नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार आपके होती है, ठीक, वो कांग्रेस को मनाने के लिए आपके 1940 में लेके आती है एक अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव में आपके ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम भारतीयों के लिए युद्ध के बाद एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और उसके बाद भारत का पूरा शासन उस संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक, ब्रिटिश सरकार अपनी मर्जी से भारत के अंदर कुछ भी नहीं करेगी। तो कांग्रेस ने कहा ये विश्व युद्ध है, हमें क्या पता कब खत्म होगा, क्योंकि इससे पहला वाला ही 4 साल में खत्म हुआ था। तो कांग्रेस ने कहा या तो अभी करो, युद्ध का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कितने साल चलेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने आपके एक्सेप्ट नहीं किया, और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि युद्ध के बाद के लिए हम सहमत नहीं है। अब यही सिर्फ इतना ही घटनाक्रम नहीं हुआ कि 1940 में एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके ब्रिटिश सरकार के सामने। 1940 में आपके मुस्लिम लीग का होता है लाहौर अधिवेशन, और मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी सेपरेट इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान। अभी तक भारतीय समस्या थी, अब मुस्लिम लीग ने भी क्रिएट कर दी।
फिर 1942 में आपके ब्रिटिश सरकार आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को आपके मनाने के लिए लेके आती है क्रिप्स मिशन। ठीक, क्रिप्स मिशन के भी प्रोविजंस को मानने से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक, इधर अब आपके होता क्या है कि 1945 में वर्ल्ड वार आपके हो जाता है क्या, समाप्त। वर्ल्ड वार आपके समाप्त जैसे ही आपके होता है, ठीक, तो वर्ल्ड वार समाप्त होने के साथ ही आपके होता क्या है, यूएनओ का गठन होता है। अब यूएनओ का आपके जब गठन होता है तो यूएनओ का उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसे युद्धों को द्वारा होने से रोका जाए। तो फिर यूएनओ ये निष्कर्ष निकालता है कि ये जो युद्ध हुए क्यों, युद्ध हुए ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म की आपके महत्वाकांक्षा के कारण। यानी कि युद्धों का कारण क्या था, साम्राज्य का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाना, कॉलोनियल रूल। ठीक है, अगर ऐसे युद्धों को रोकना है तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल रूल को पूरे वर्ल्ड से समाप्त कर दिया जाए। कोई भी देश अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा और जिन जिन देशों के उपनिवेश है, कॉलोनियल आपके जो कॉलोनीज हैं, उन सबको इनको स्वतंत्र करना होगा। ठीक, तो यूएनओ का फाउंडर मेंबर ब्रिटेन भी था, तो ब्रिटेन के ऊपर भी दबाव था अपने सारे उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का। ठीक, तो जब ब्रिटेन के ऊपर आपके ये दबाव बना तो ब्रिटेन के आपके पीएम थे उस समय आपके एटली, और एटली आपके 1947 फरवरी में ये घोषणा कर देंगे कि जून 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक, ये तो यहां हुआ, एक तो क्लियर ये हो गया कि जून 1948 से पहले भारत आजाद होगा। अब जब यूएनओ का गठन आपके होगा तो इस समय आपके होगा क्या कि ब्रिटेन पीएम को पता तो चल गया भारत को आजाद करना है, लेकिन अगर भारत को आजाद करेंगे तो फिर भारत में रूल्स तो है ही नहीं, शासन कैसे चलेगा, अभी तक तो हम ब्रिटिश रूल से चला रहे थे। तो उससे पहले ही 1946 में 1946 में आपके ब्रिटेन के जो आपके तत्कालीन पीएम होंगे, ये अपनी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, इन तीनों को आपके भेजेंगे इंडिया। ये तीनों व्यक्ति आपके एटली की कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसीलिए इन तीनों के कमीशन का नाम पड़ेगा कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत में करेगा संविधान सभा का गठन। उधर आपके फरवरी में आपकी घोषणा होगी 1947 में कि जून 1948 से पहले हम क्या करेंगे, भारत को आजाद करेंगे। और जब आपकी घोषणा होती है तो भारत भेजा जाता है किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आने का आपके उद्देश्य था एक यूनाइटेड इंडिया को आजाद किया जाए, यानी कि आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका विलय भारत में किसी तरीके से हो, और ये जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही है इसकी मांग को खारिज किया जाए, जिससे कि एक अखंड भारत आजाद हो। माउंटबेटन इस उम्मीद के साथ आपके भारत आए थे। ठीक, तो अब आपके मुस्लिम लीग के जो उस समय लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको मनाने में माउंटबेटन के सारे प्रयास हो गए फेल, और फाइनली आपके 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक, प्रिंसली स्टेट के ऊपर से ब्रिटिश पैरामाउंसी हटा दी जाएगी। प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। यह था आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्र व संप्रभु देश घोषित कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट के ऊपर से ब्रिटिश पैरामाउंसी को समाप्त कर दिया गया। अब प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में हो, चाहे तो स्वतंत्र रहे। ब्रिटिश पैरामाउंसी समाप्त करने का मतलब प्रिंसली स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ आपके ठीक 650 के आसपास प्रिंसली स्टेट भी स्वतंत्र हुई थी। ठीक, उस समय पूरा अखंड भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इतनी प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र हुई थी, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज था इन प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना। ठीक है, ये थी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अगर ये प्रिंसली स्टेट का विलय भारत में नहीं होता तो एक अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा। जो भारत आज है वो कभी होता ही नहीं अगर ये प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज नहीं होती तो। ठीक है, तो ये तो हमने देखा आपके कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आपके प्रोविजंस बनाए। ठीक, अब हम देखेंगे आपके किस तरह से भारत की संविधान सभा का गठन होता है और किस तरह से भारत की संविधान सभा भारत के संविधान को बनाती है, तो इसे देखेंगे कल की क्लास में।